हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, जैसा जान ही रहे कि नवरात्रि का सीरीज चल रहा है और उसी सीरीज के तहत जो है हम लोग के द्वारा जो आरआरबी यूथ पब्लिकेशन का बुक जो है, जिसके माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है वो पूरे एएलपी और आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों का निश्चित संकलन करके जो क्वेश्चन बैंक है वो आरआरबी पब्लिकेशन का यूथ पब्लिकेशन का बुक है, उसी के माध्यम से क्विज जो यहाँ कराया जाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन सारे चीज़ों का एक निश्चित संकलन पीडीएफ बना के जो है आप सभी के लिए जो है होमवर्क के माध्यम से जो है एफएमएससी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आपको एनटीपीसी ग्रुप करके वो उसके साथ साथ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दिया जाता है। जो साथी होमवर्क नहीं देखे होंगे वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका क्लास देखिएगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसी सीरीज की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि कल हो चुका था आपको, उससे आगे जो है कल उत्प्लावन बल का सिद्धांत जो है फिजिक्स में हो चुका था, उससे आगे जो है आज आपको प्रेशर, दाब, घनत्व, डेंसिटी सब के आगे जो है आप लेके चलते हैं। तो जो साथी पहली बार इस वीडियो को देखे होंगे और इसी तरीका से सीरीज रेगुलर अपने पास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। बता दीजिएगा कि दबाव को जो है ये किससे मापा जाता है। तो ये आपको इसका ऑप्शन हो जाएगा द्रव्यमान और घनत्व से, या किए गए काम से, या बल और क्षेत्रफल से, या बल और क्षेत्रफल से दबाव को मापा जाता है। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल हो जाता है। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों इसका मात्रक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब जो है यह क्या होगा। क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब जो है ये अधिक होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक उससे भाग पड़ता है वो अधिक हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन कि दाब का बीमीय सूत्र जो है यह क्या हो जाएगा। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 जो है दाब का बीमीय सूत्र हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर इनवर्स हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर प्रति स्क्वायर होता है, इसको आप निकाल सकते हैं। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि दाब को जो है ना किसके किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आपको दाब को जो है ये परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में जो इसको परिभाषित जो है ये किया जा सकता है। उसका ऐसा यूनिट जो क्या होता है, पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी होता है। आगे बता दिया यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो प्रति इकाई दाब जो है यह क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। ये क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रति इकाई दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पी बराबर होता है F/A हो जाएगा, प्रेशर बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुख्य सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है यह क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिक जो है ये बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण हो जाएगा कि छत पर रखी पानी की टंकी जो है ये पानी का दबाव निचले तल पर क्या होता है, अधिक होता है। तभी जब जैसे ही पानी का प्रेशर नीचे खुलेगा तो क्या होता है, जितना ऊंचाई पे टंकी रहता है नीचे पानी का प्रेशर जो है उतना अधिक होते निकलते रहता है। चलिए आगे बता दिया कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे उसको मुक्त कर दीजिएगा तो दबाव क्या होगा, घट जाएगा ऑटोमेटिक। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र जो है इसको क्या कहते हैं, ये दाब कहा जाता है। तुरंत होता है कि थ्रस्ट प्रति इकाई को जो है ये दाब ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि दाब बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन सुन लीजिए, बल बटे क्षेत्रफल ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। दाब बराबर फार्मूला हो जाएगा, क्वेश्चन है दाब बराबर क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है उत्क्षेप गुणे क्षेत्रफल। दूसरा हो जाएगा आपको क्षेत्रफल बट्टे उत्क्षेप। तीसरा ऑप्शन है कि क्षेत्रफल प्लस उत्क्षेप, और चौथा ऑप्शन है कि उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। उत्क्षेप बटे बल को क्या कहते हैं, उत्क्षेप बोल सकते हैं, तो बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए दाब कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। दाब जो है क्या होगी, अदिश राशि हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि देखिए वही ना है कि क्वेश्चन 18 में पूछे हुए यार, घुमा दिया तो थोड़ा सा ही, उत्क्षेप बट्टे क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि बल को ही ना उत्क्षेप जो ये कहा जाता है। आगे बता दिए ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है यह क्या होगा, बाहर की तुलना में कम होगा या बाहर की तुलना में अधिक होगा, बाहर की तुलना में अधिक होगा, बाहर की तुलना में दाब जो है अधिक होगा। जी बहुत अच्छा है। ऊंचाई पर जो विमान उड़ता है उसके अंदर में केबिन जो रहता है वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होगा। देखिए साइंस जो है कभी कभी उल्टा पुल्टा आंसर नहीं लेता है, जो कि आप जो सोच रहे हैं ना उसके हिसाब से वो आपके आंसर नहीं होने वाला है। जी इसके हिसाब से आंसर जो है गलत है। जैसे आप आज के सेट में दिया हुआ था क्वेश्चन, जो उसका सिरा जो त्रिज्या कम कर दीजिएगा तो रक्त का चाप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब है कि त्रिज्या घटा देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर का चाप जो कम जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए यदि निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो है ये किसके समानुपातिक होता है, ये घनत्व के समानुपातिक होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा
कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन सुनिएगा, भार प्रति एकक घनफल पर, प्रनोद प्रति एकक क्षेत्रफल पर, या घनत्व प्रति एकक घनफल पर, या द्रव्यमान प्रति एकक घनफल पर। ये प्रनोद प्रति एकक क्षेत्रफल पर, दाब जो है क्षेत्रफल पर डिपेंड जो ये करता है। चलिए आगे आप जो है घनत्व को स्टार्ट किया जा रहा है। इसी घनत्व को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी। तो बता दीजिएगा पानी का घनत्व जो है कितना होता है, जो मैक्सिमम या मिनिमम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको पानी का जो है 1000 किलो प्रति घन मीटर जो है, 1000 किलो प्रति घन मीटर जो है ये हो जाएगा पानी का घनत्व जो है हो जाएगा। नीचा मीटर क्यों हो गया? हाँ नीचा मीटर क्यों हो गया है, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना आपको आमतौर पर मानव शरीर में जो है जल का परसेंटेज जो है कितना से कितना होता है, ये 55 से लेके 78% जो है आमतौर पर मानव के शरीर के बीच में जल का परसेंटेज होता है। चलिए आगे बढ़ेगा, मास प्रति यूनिट जो है यह किसका इकाई हो जाएगा। तो ये मास प्रति यूनिट जो है ये आपको जो है घनत्व का ही इकाई जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, शुद्ध पानी का घनत्व जो है यह लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। शुद्ध वाला जो है लवण वाला पानी से घनत्व क्या होता है, कम होता है, ताकि लवण वाला में जो घनत्व अधिक होता है लोग उस पर तैर सकते हैं, लेकिन शुद्ध पानी में डूब जाते हैं। आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। वही जवाब हो जाएगा, निम्न घनत्व के कारण जो है बादल क्या होता है, आकाश में तैरते हैं। चलिए आगे बताइए कि बादलों की गति किससे मापते हैं, ये टेलीस्कोप से मापते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है यह किससे कम होता है, पानी से जो है ये कम होता है, ठीक है। और बता दीजिएगा कि पानी का घनत्व जो है ना कितना पर मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, और आयतन जो है 4 डिग्री पर मिनिमम होता है, ठीक है। घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि बर्फ का घनत्व जो है इसमें जो है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कितना परसेंट कम होता है, 9% कम जो है ये कम है। 1/10 ऊपर रहता है, 10 में 1 भाग ऊपर रहता है, 9 भाग जो ये नीचे डूबा हुआ रहता है। आगे बताइए, एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो द्रव्यमान बट्टे आयतन के रूप में इसको जो है घनत्व को परिभाषित जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। ये घनत्व कहा जाता है। एक एकांक आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व जो है यह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, घनत्व जो है इसका फार्मूला जो है यह किसका किसका अनुपात को मिला के होना चाहिए। द्रव्यमान और आयतन के मिला के जो है ना इसके अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सुनिएगा, कॉर्क, बर्फ, लोहे का कील और थर्मोकोल। लोहा का कील जो है बर्फ घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है, क्या डूब से डूब जाता है। चलिए आगे बताइएगा, बर्फ तो तैरते रहता है, कॉर्क भी तैर लेता है, थर्माकोल तो और अच्छा तैरता है, उस पर लोग बेड़ा बना के घूमते रहता है दार में। और ये लोहा कील क्या होता है, बस जो से वो डूब जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि सापेक्ष घनत्व जो है यह किसके बराबर होता है। तो ये पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी के घनत्व के बराबर जो है ये सापेक्ष घनत्व जो है हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, आप जो है अनुगतिक सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी से कुछ क्वेश्चन बनने वाला है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है ना ये किस में होती है, गैस में या मेटेरॉइड में या ठोस में या तरल में। मेटेरॉइड मतलब मिश्र धातु हो जाएगा, किस में होता है ये गैस में जो है ना। ठोसों की अधिकतम कणों की अधिकतम ऊर्जा क्या होती है, गैसों में होती है, और उनके बीच अंतराण्विक आकर्षण बल भी क्या होता है, अधिक होता है, तभी ना ये गैस में विस्तृत करते हैं। हाँ, आकर्षण बल जो गैसों में अधिक होता है और सबसे कम जो है ठोस में कम होता है, और आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं उसको क्या कहते हैं, एक ठोस कहते हैं। इसमें आणविक आकर्षण बल दृढ़ मजबूत होते हैं क्या कहते हैं, ठोस को दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जब गैस अनुगणित सिद्धांत के हिसाब से यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से जो है परम शून्य तापमान जो है यह कब स्थिति इसका होता है। तो ये अणुओं की गतिज ऊर्जा जब शून्य हो जाएगी तो परम शून्य तापमान जो है इसकी स्थिति जो है यह आ जाएगी। और चलिए बता दीजिएगा कि कितने केल्विन के तापमान को परम तापमान कहते हैं, 0 केल्विन। 0 केल्विन तापमान को जो है ना परम तापमान कहते हैं, और इसी को गतिज ऊर्जा भी कहिएगा। तो 0 केल्विन पर गतिज ऊर्जा जो है 0 जो है
वो हो जाती है। बांस काटना पड़ेगा, पूछिए ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखिए जब वायु की घट जाएगी, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वाष्पीकरण की दर जो है ये घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि जलवाष्प बढ़ेगा तो जो ऑटोमेटिक है जो सूखने की क्षमता जो उसकी घट जाएगी। और गर्मियों में जो है ना जल नदियों तालाब में समुद्री में जो है ना वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल क्या निकल जाता है, वाष्प बनकर जो है उड़ जाता है। इसलिए गर्मी की अपेक्षा जो है सर्दी की अपेक्षा गर्मी में कपड़ा क्या होता है, जल्दी जो है ये सूख जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल जो है यह गैसों के अणुओं से कैसी अभिक्रिया करता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, ये गैस के अणु के पात्र की दीवार में जाकर चिपक जाता है, यानी गैस के पात्र पर जो है उस पर दीवार पर कौन सा बल लगाता है इसमें बताना है। पात्र की दीवार पर जाकर चिपक जाता है। दूसरा है कि गतिज ऊर्जा से घट जाती है। तीसरा ऑप्शन है कि दीवार की ओर त्वरित होती है। और चौथा ऑप्शन है कि दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। यही होता है, दीवार से टकराने के बाद उसके संवेग में परिवर्तन जो है यह हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा, ठोस के पिघलने के दौरान जो है इसका तापमान क्या होता है। अगर कोई ठोस पिघल रहा है तो इसका तापमान जो रहेगा वही रहेगा जो पहले तापमान। जब तक तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पिघलने लगेगा, लेकिन पिघलने के दौरान उसका टेम्परेचर में कोई अपडेट जो है वो नहीं होने वाला है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी पिघलेगा, लेकिन पिघलने के दौरान जो उसका टेम्परेचर जो है वो नियत रहेगा। जो फिजिक्स में होमवर्क दिया गया इसको पूरी तरीके से करा दिया गया है। अब जो केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा जो कि आपको समस्थानिक हो जाएगा, और समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोन्स कहते हैं, सब न्यूट्रॉनिक्स को आइसोटोन्स कहते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है यह हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक के होने का गुण को दिखाता है। समस्थानिक के गुण के होने को दिखाता है। ऑप्शन सुनिएगा, उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं नहीं ना होते हैं। दूसरा हो जाएगा उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये हो जाएगा। और ऑप्शन सुन लीजिए, ये उनके अगला है कि ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शन करते हैं। और अगला ऑप्शन है कि ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शन करते हैं। तो ये तीनों हो जाएगा आपको। जो पहला छोड़ के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये तीनों जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। उसमें कूट बना के दिया हुआ था। भौतिक गुण जो है ना ये भिन्न हो जाएगा, और रासायनिक क्या करते हैं, रासायनिक गुण जो है वो समान प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक हो जाएंगे? तीन को समस्थानिक हो जाएंगे, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन जाएगा कि प्रोटेरियम में जो है ना इसको कैसे लिखते हैं, 1H1, नीचे भी 1 और H के ऊपर में भी 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ड्यूटेरियम में नीचे 1 H के ऊपर 2 हो जाएगा, और ट्रिटियम में क्या हो जाएगा, ट्राइटेरियम में नीचे 1 और H के ऊपर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा। ऊपर वाला जो परमाणु भार दिखाता है, नीचे वाला परमाणु संख्या दिखाता है, और दोनों के बीच का अंतर न्यूट्रॉन दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि प्रोटेरियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये आपको जो है प्रोटेरियम में कोई न्यूट्रॉन जो है ये नहीं होता है, यानी इसका न्यूट्रॉन संख्या जो है ये 0 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि प्रोटेरियम का विशेष प्रतीक चिन्ह जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H होता है। प्रोटेरियम, डाइटेरियम और ट्रिटियम होता है, 1H1 जो है इसका विशेष प्रतीक हो जाएगा, यानी नीचे भी 1 और ऊपर भी 1 हो जाएगा, बीच में H होगा, इसी का ये प्रोटेरियम का विशेष प्रतीक हो जाएगा। और ट्राइटेरियम का पूछेगा जिसमें 1H3 हो जाएगा, नीचे 1 ऊपर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये तीसरा नंबर पे आ जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा अब जो है संभारी का तार है, बता दीजिएगा तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या जो है ये भिन्न भिन्न होती है, उसको क्या कहते हैं, ये संभारी कहा था। और संभारी को क्या कहते हैं, आइसोबार। इसका भार जो है क्या होता है, समान होता है, इसी को आइसोबार कहते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान, उसे क्या कहते हैं, संभारिक ही कहा जाता है। जैसे ऑर्गन का हो जाएगा 18 और 40, ऑर्गन का नीचे 18 ऊपर में कितना होगा 40। उसी प्रकार पोटेशियम का भी हो जाएगा नीचे 19 ऊपर में 40। परमाणु भाग समान है, लेकिन परमाणु संख्या जो है इसका 18 हो जाएगा ऑर्गन का। उसके बाद जो है पोटेशियम में कितना हो जाएगा 19। इसी प्रकार कैल्शियम हो जाता है, कैल्शियम का 20 होगा, लेकिन परमाणु भाग कितना होगा 40। तो ये आपको आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों जो है संभारित श्रेणी में आता है। 18, 19, 20 और तीनों का परमाणु भार कितना हो जाएगा 40। तीनों समान हो जाएगा, नीचे वाला परमाणु संख्या जो ये भिन्न भिन्न हो जाएगा।
इस तीनों में जो है तीनों के द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन परमाणु संख्या तीनों के भिन्न भिन्न हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को क्या कहा, किस रूप में जानते हैं? इसको आइसोबार के रूप में जानते हैं। इसी को एक जगह संभाविक ऑप्शन में दिए हुए है, एक जगह आइसोबार ऑप्शन में दिए हुए, मतलब दोनों जो है एक ही बात हो जाएगा। ऑप्शन में इसमें आइसोटोप्स, आइसोटोन, न्यूक्लियन और उसके बाद आइसोबार दिए हुए, तो क्या हो जाएगा? आइसोबार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लाइड्स को क्या कहते हैं? तो ये भी जो आइसोबार ही कहते हैं। इसका समान न्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लाइड्स हो जाएगा, उसमें भी क्या हो जाएगा? आइसोबार ही होगा। अब आते हैं समान इलेक्ट्रॉनिक वाली संख्या को, इसको क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यानी डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु को क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जिसका इलेक्ट्रॉन समान होगा उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक जो है यह कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब आता है गैसीय नियम, जो कि ड्यूसेक लॉ भी इसको कहते हैं। तो बता दीजिएगा कि गैसीय का नियम जो इसमें दिया गया था, तो इसके लिए एक समीकरण दिया गया था जिसको आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। उसका एक सूत्र रखा गया था, PV बराबर nRT, जो इसका समीकरण रखा गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, इसमें जो है ना, हाँ आगे बता दिया कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको परम शून्य तापमान कहते हैं। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। और टी जो है ना, ये समीकरण में मतलब पीवी बराबर टी जो है ये टेम्परेचर को डिनोट करता है, जो कि तापमान को ही हो जाएगा। जहाँ जो है ना टी जो है ये टेम्परेचर को डिनोट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बॉयल का नियम जो है इसमें क्या नियत रहता है? ताप और तापमान, ताप और ताप जो ये नियत रहता है। तो बॉयल के नियम में जो ना फार्मूला सूत्र क्या हो जाएगा? P समानुपाती 1/V, P समानुपाती 1/V। यानी इसमें जो नियत ताप पर दिए गए किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान जो है ये दाब और आयतन के गुणनफल, दाब और आयतन का गुणनफल होता है। आगे बताएगा क्वेश्चन है कि चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर रहता है? दाब। वाह क्या बात है, चार्ल्स में जो है दाब स्थिर रहता है और बॉयल के नियम में ताप जो है ये स्थिर रहता है। चलिए आगे बताइए, इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन जो है गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा? ये बॉयल का नियम जो है ये तुरंत बताइए, ये वही बताता है कि P समानुपाती 1/V जो है यही दिखाता है। यानी जो है आयतन जो है गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P समानुपाती 1/V हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है यह गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, गैस से संबंधित गैस के नियम को फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन आएगा बॉयल का नियम, ये करवे करता है। दूसरा एवोगाड्रो का नियम, ये भी करता है। तीसरा आएगा चार्ल्स का नियम, ये भी करता है। और चौथा ऑप्शन है जूल का नियम, ये ऊर्जा को जमा करता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, जूल का नियम जो इसको फॉलो जो है ये नहीं करता है। जूल किसका मात्रक हो जाएगा? चार्ज और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल ही हो जाएगा, जबकि बाकी सभी जो है गैस के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होगा? विसरित होता है ना, फैलना, जो इसका विसरण जो है नहीं हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन है अगरबत्ती का धुआं, इसका अच्छा से होता है, एक रूम में जलाइएगा बगल वाला डिस्टर्ब हो जाता है उससे। दूसरा आ जाएगा इत्र का आवाज, एक मारिएगा बगल वाला भी प्रभावित हो जाता है उससे। तीसरा ऑप्शन है धुआं, एक रूम में आग लगाएगा दूसरा रूम में जल जाता है अपने आप। और तीसरा हो जाएगा मेथी का पाउडर, यही जो है विसरित जो है ये नहीं होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ग्राहम ने गैसों का नियम जो 21 ईस्वी में दिया था, ये 1833 में ग्राहम के नियम के द्वारा जो है 1833 में दिया गया था। देखिए मेथी जो है एक प्रकार का पाउडर है, इसलिए विसरित जो है ये नहीं होगा। अगर गैस रहता तो ये भी विसरित हो ही जाता है। गैस में विसरण का गुण भी होता है और ये मेथी जो क्या एक प्रकार का पाउडर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि गैस का गुण जो है, कौन सा गुण इन्हें जो है सुवाह्य बनाता है? ठीक से बहने का जो है ये नियम है, ठीक से वो बह सकता है, सुवाह्य बनाता है। इसमें गैस में कौन सा नियम हो जाएगा? ऑप्शन सुन लीजिएगा, पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा है संपीड्यता, तीसरा है आकार, चौथा आयतन। ये संपीड्यता के हिसाब से ना गैस जो है उसको बहने में क्या होता है, आसानी जो है ये होता है। कि गैस का कोई निश्चित आकार और आयतन जो ये फिक्स होता ही नहीं है। इसको जिसमें रखिएगा उस हिसाब से जो है अपना आपको एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है इसमें से निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? ये डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम था या इसमें किस समीकरण पर लागू होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, CO+H2,
NO प्लस O2 H2 प्लस Cl2, चौथा ऑप्शन है NH3 HNO3 HN3 प्लस HCl। ये CO प्लस H2 पर जो है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम जो है ये लागू होता है। CO प्लस H2 जो है इसी को कौन सा गैस कहते हैं? जल गैस भी इसी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देगा और जल गैस में जो आंशिक दाब का नियम जो है ये लगता है। आगे बता दे रहा क्वेश्चन है कि गैस का मात्रा जो है ना ये विद्युत समानुपाती होता है। किसके विद्युत समानुपाती होता है? गैस की मात्रा जो है ये किसके विद्युत समानुपाती होता है? तो ये दाब के विद्युत समानुपाती होता है और इसी को ना बॉयल का नियम कहा गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो एक आइडियल गैस में जो आपको नोटिकल आ गया वही पी बराबर nRT बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस नियम के अनुसार जो है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के विद्युत समानुपाती है? तो वही बॉयल के नियम पर जो है स्थिर तापमान पर जो है उसके आयतन के विद्युत समानुपाती है। P विद्युत समानुपाती 1/V बोलिए या P विद्युत समानुपाती V जो है ये बोल सकते हैं। चलिए अब जो इसके बाद जो हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी था और नाभिकीय ऊर्जा ये जो आपको कल अगले क्लास में जो है देखने को मिल जाएगा। अब जो है आपको जो बायोलॉजी में लेके चलते हैं और बायोलॉजी में जो कल जो हमने कल जो हमने पक्षी और स्तनधारियों की चर्चा कर दी थी और अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है मत्स्य वर्ग जो है जिसको स्टार्ट कर रहे हैं और यही जो है बहुत सारा क्वेश्चन जैसे पूछते रहता है। तो बता चला क्वेश्चन हो जाएगा केमिस्ट्री में चाल बॉयल जो है ना केमिस्ट्री में आता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा मछलियों ये कहा जो है ना रातों में दिमाग भटकल था, रातों में उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। चलिए बोलते हैं फील्ड में कुछ कम बोलिए अभी। अगला क्वेश्चन बताएगा मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचानना है। समझ रहे हैं ना? मछली के जो है इसमें रक्त परिसंचरण जो है इसमें गलत कथन को पहचानना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि निलय से रक्त केवल कोलमों में जाती है, कोलम में 20 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा निलय से रक्त केवल गिल्स में जाती है। दूसरा है गिल्स से शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तीसरा है कि दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। यही हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दो कक्षीय हृदय से दोहरा परिसंचरण जो है यह गलत ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। एक ही परिसंचरण होता है। आगे बता दें अगला क्वेश्चन है कि जलीय प्राणी जैसे मछली अपशिष्ट का जो है उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? अमोनिया के रूप में करती है। किस रूप में करती है? अमोनिया के रूप में जो है यह करती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया है कि निम्न में से किसकी श्वसन दर जो है ये सबसे तेज होती है? ये सांस लेने की दर जो है ये सबसे तेज होती है। ठीक है मछली चलिए रहा तो मछली होगा करेगा। ये मनुष्य, मछली, हाथी और कबूतर। तो ये खून गर्म होता है पक्षी का, लेकिन जो सांस लेने की क्षमता जो है ये मछली की सबसे तेज जो है ये होती है। देखिए मनुष्य जो है 1 मिनट में 12 से लेकर 20 बार के बीच जो है सांस कुछ लीजिए ना 12 से 20 या 16 उसी में आ जाएगा। इसके बीच सांस ले लेता है। हाथी जो है 2 से 8 बार ही सांस लेता है और कबूतर जो है ये 20 से 25 बार सांस ले लेता है। जबकि मछली जो है गिलकी से सांस लेती है, ये गलफड़ा है जो गिल्स की सहायता से मछली जो है ये सांस लेती है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मत्स्य वर्ग जो इसको पेशीज भी कहा जाता है पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है उसकी एक विशेषता को नहीं दिखाता है? देख रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन जो एक भी क्वेश्चन आपको सीखा नहीं मिल रहा है कि सब में इनमें से कौन जो है ये नहीं दिखाता है, इनमें से कौन इनमें से भिन्न है। सब में जो है भाषा को क्वेश्चन को घुमा दिया है। नॉर्मल पढ़ के जाइएगा तो आप वैसे तो आपका सीट फिक्स है, लेकिन हम लोग जैसे क्लियर है वो दिक्कत हो जाएगा। सुन लीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से मानिए मछली वाले वर्ग के लिए, मत्स्य वर्ग के लिए इनमें से कौन विशेषता जो है नहीं है, इसको चुनना है। तो ऑप्शन सुनिएगा, उनकी त्वचा जो है सल्क से ढकी होती है। सही बात है, सल्क से होते हैं ना, चिड़िया छोड़ा खाते हैं आप लोग। दूसरा हो जाएगा ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। यही आपको जो है ना गलत हो जाएगा, इनकी खून जो है गर्म जो है नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि इनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। एकदम सही बात है। तीसरा हो जाएगा यह गलफड़ा का उपयोग करके पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को खींच लेता है। ये होगा कि इसका खून जो है गर्म नहीं होता है, इसका खून जो गर्म नहीं होते हैं, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये जो है गलत हो जाएगा। चलिए इसमें जो है ना मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय भी होता है। इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर हो जाएंगे। और श्वसन के लिए किसका उपयोग करता है? गलफड़ा या गिल्स बोल सकते हैं उसको। और इसमें जो है ना अंतर कंकाल प्रस्तुत होता है। मछली में कैसे कंकाल होता है? यानी मांस के अंदर कंकाल होता है, जो खाने मतलब उसको काट के इसको जो है फेंक देता है, कांटा हटा देता है उसको। इसकी त्वचा जो है ना सल्क से ढकी होती है। किस तरह की होती है? सल्क से ढकी होती है, जो इसको बाहरी हमलों से भी बचाती है। और ये असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड जो है ये होते हैं। समतापी वाले गर्म खून होते हैं और असमतापी जो है इसको कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है।
चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि मछली हो जाएगी, यानी कौन सी मछली है जो कि उपास्थि युक्त हो जाएगी, जो कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सुन लीजिएगा, टूना, सार्क, सैमन और रोहू। ये हो जाएगा सार्क जो है, ये उपास्थि वाला जो है मछली हो जाएगी। आगे बता देगा क्वेश्चन हो जाएगा मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। उसमें नीले और आलिंद कितने कितने होते हैं, एगो होता है, एगो आलिंद होता है, एगो नीले हो जाएगा। उसमें जो है ना क्लोन से सांस लेता है, क्लोन को क्या कहते हैं, गील्स भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और मछली में इसमें दोहरा परिसंचरण होता है कि नहीं होता है, इसमें नहीं होता है दोहरा परिसंचरण, जो मछली में नहीं हो जाएगा। मछली के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया लगातार, 4 चैम्बर नहीं 2 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन जो 4 बार रिपीट कर चुके हमसे बोल रहे थे। इसलिए क्वेश्चन जो आपको 17 में, 18 में, दूसरा महीना में, 18 में 9वां महीना में लगातार जो है रिपीट जो है किए हुए मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तभी तो किताब का मोटा एक एक शिफ्ट का एक एक क्वेश्चन जो है वो इसमें छाप दिया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो बता देगा कैटल फिश जो है यह किस वर्ग के अंतर्गत आती है, मत्स्य के साथ में मोलस्का वर्ग में भी जो है यह आता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सांप जो है ना किस वर्ग में आता है, ये शंख कॉर्डेटा या सरीसृप वर्ग में जो सांप आ जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है। चलिए तो नहीं है तो इसमें से डॉग फिश होगा, डॉग फिश तो होगा, मत्स्य का इनमें से कौन सा जीव जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित नहीं है। ये डॉग फिश मत्स्य वर्ग से संबंधित है कि नहीं, हमको ये मत्स्य वर्ग से है, डॉग फिश वर्ग है। बाकी जो है आपको जेली फिश नहीं है, सिल्वर फिश नहीं है और स्टार फिश जो है ये सब जो है मछली के वर्ग में नहीं है। बाकी डॉग फिश जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी को डॉग फिश बोलिए, कुत्ता मीन भी कहीं लिख देता है, इसी में मिलेगा ऑप्शन में कुत्ता मीन भी मिल जाता है, डॉग फिश ना लिख के कुत्ता मीन भी लिख देता है। चलिए आगे बता देगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। मतलब ऑप्शन सुनिएगा तब तो पहले मछली उठा दिए। ऑप्शन हो जाएगा सैलामेंडर, दूसरा हो जाएगा कोबरा, तीसरा हो जाएगा मेढक, चौथा हो जाएगा रोहू। रोहू से चैम्बर होते हैं, 2 ही चैम्बर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिएगा। इनमें से कौन सा जंतु जो है ना बाकी 3 जानवर से भिन्न है, कौन सा जंतु जो है बाकी 3 जानवर से भिन्न है। ऑप्शन सुनिएगा, मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ और मेढक। समुद्री घोड़ा दीजिए, समुद्री घोड़ा जो है ये सब जो है मछली है, बाकी सब जो है मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार क्या है, मछली हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, समुद्री घोड़ा आप किस वर्ग में रख सकते हैं, मत्स्य वर्ग में रखा गया, रख सकते क्या रखा गया है। चलिए आगे बताइए। सबसे जहरीली मछली जो है ना कौन सी मछली आएगी, पत्थर मछली। पत्थर किस को कहते हैं, पत्थर फिश जो सबसे जहरीली मछली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन अब जो है आता है मानव शरीर। इतना तो चल गया पूरा आगे कवक जंतु प्रोटिस्टा मोनेरा प्रोटिस्टा सब चल गया। मछली भी हो गया, पक्षी भी हो गया, उसके बाद स्तनपायी भी हो गया। अब आते हैं अपने शरीर के अंदर डिपेंड करते हैं सुधीर बाबू। तो मानव शरीर में ही पहला पॉइंट दिया हुआ है आपको पाचन तंत्र दिए हुए। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं, सुबह में खाते हैं और शाम में खाते हैं, सुबह में निकालते हैं, ठीक से नहीं एडजस्ट होता है तो फिर दिक्कत भी होता है। इसमें कैसे कैसे होता है, इसमें जो क्वेश्चन बनता है ना वो सारा चीज दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो आहार नाल में जो है ना पाचन होता है कि नहीं होता है, आहार नाल में पाचन जो है भोजन को अप और डाउन करने का काम जो है, अप मतलब जो है उल्टी कीजिएगा तो वहाँ बाहर आएगा और खाने वक्त जो है भोजन जो नीचे आता है ये आहार नाल हो जाएगी। और एक क्वेश्चन हो जाएगा कि आहार नाल में जो है ना, आहार नाल में भोजन किस क्रिया के कारण नीचे सरकती है, कर्माकुंचन क्रिया के कारण जो है मतलब ऐसे ऐसे करके जो है भोजन क्या होती है नीचे धीरे धीरे सरकती है। लगातार उसमें खाते रहेगा तो वही ठेक जाता है, तो लोग पानी पी के उसको जो है नीचे जो है नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अंकुर में अंकुर भोजन क्या जल का अवशोषण जो होता है वो किस हाथ में होता है, बड़ी हाथ। छोटी हाथ में सब सेट रहता है, बाकी सिट्ठी जो बनता है ना जल सोख लेता है वो कौन सा हाथ में सब बनता है, बड़ी हाथ। वही बात में पूछ रहे हैं, जल का अवशोषण जो होता है कहाँ होता है, बड़ी हाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वसा का पायसीकरण में सहायक जो होता है ना ये कौन होता है, यकृत होता है। वसा के इसमें सहायता होता है, उसकी प्रक्रिया को वसीकरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित जो है डैश का परिवहन करती है।
तो ये वसा का परिवहन जो है इसके द्वारा जो है वसा का परिवहन जो है ये किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया कि इनमें से कौन सा वसा के पाइसीकरण में सहायक हो जाएगा। तो तुरंत बोल रहे हैं यकृत जो है वसा के पाइसीकरण में सहायक हो जाएगा। देखिए पाइसीकरण जो है ना, पाइसीकरण वसा को छोटी रक्त कोशिकाओं में तोड़ने का प्रयास करती है ताकि एंजाइम कार्य कर सके और भोजन जो है अधिक आसानी से पच सके। पाइसीकरण मतलब भोजन को तोड़ना जो एक प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप जो है क्या घटना होती है। मतलब दांत अगर आपका क्षरण हो रहा है इसके दौरान कौन सी घटना होगी। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन हो जाएगा कोमल दंत वलक, दूसरा हो जाएगा मसूरों से रक्त का स्राव, तीसरा हो जाएगा दुर्गंध युक्त सांस, चौथा जगह टूटा हुआ था नहीं, ये है कोमल दंत वलक। अगर आपका दांत क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका मसूरा कमजोर हो जाएगा। यानी जो है कोमल दंत वलक जो दंत का क्षय जो है इसके परिणाम स्वरूप जो कोमल दंत वलय होता है इसी को दंत इनामेल भी कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग जो है ना इनामेल नहीं होता है, जो कि जो है उसका जो है भाग जो है कोमल होने लगता है और जो गिरने लगता है जिसको। और इनामेल का निर्माण किस से होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस से जो इनामेल का निर्माण हो जाएगा। चलिए सुधीर बाबू कोई दिक्कत है ना। चलिए क्या तकलीफ होगी तो बताइएगा। भैया कार्बोहाइड्रेट चावल में ज़्यादा कुछ और बोलना चाह रहे थे, छोड़िए बाद में बोलेंगे, जब आप रेंज में आएगा तब बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन जो है ना ये कहाँ होता है, छोटी आंत में ही जो सब का पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा। चलिए आगे बता दे रहा क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो जाएगा। छोटी आंत की जगह पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। और इसकी लंबाई अगर मीटर में पूछेगा तो 7 से लेकर 5 मीटर, सॉरी 5 से 7, ये लगभग 7 से 5 ये उल्टे लिख ले 7 मीटर लगभग जो ये क्या छोटी आंत जो है ये लंबी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने दांत नहीं, केवल कितने कृंतक होते हैं। 4 नहीं 8 गो होते हैं। 4 8 गो कृंतक जो है ये कितने होते हैं, 4 गो होते हैं, 8 गो हो जाएंगे। मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं और टोटल दांत कितने होते हैं, 32 गो दांत हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कृंतक 8 गो हो जाएगा, रदनक 4 गो हो जाएगा, चवर्णक 12 गो हो जाएगा। 12 गो में 3 गो इधर से 3 इधर से 3 3 6 ऊपर में 6 6 6 12 हो जाएगा, जिसको चवर्णक कहते हैं। और अर्ध चवर्णक जो ये आगे वाला क्या होता है 8 गो रहता है। 8 8 16 और 4 20 और 12 32 हो जाएगा। फिर सुन लीजिए कृंतक 8 गो, उसके बाद रदनक क्या रहता है, रदनक क्या रहता है 4 गो रहता है, बाबा बच का है। और चवर्णक क्या रहता है 12 गो। चवर्णक क्या गो चौवा, मत चवर्णक में चौवा 3 गो इनमें 3 गो नहीं 6 गो हुआ नीचा वाला में, फिर इसका ऊपर 6 गो 6 कितना होगा 12 हो जाएगा। इसको अक्कल चौ भी कहते हैं। उसके बाद अगर चवर्णक कितना होता है 8 गो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो यह करता है। मानव शरीर में आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा। बड़ी आंत, छोटी आंत, परिशिशिका और मल द्वार। ये सिस्टम हो जाएगा आपका, इसको मल द्वार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि आहार नाल की बता दीजिएगा क्वेश्चन। मानव में मल द्वार द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है और मल द्वार जो है ना किसका एक भाग हो जाएगा, तो आहार नाल का ही भाग हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछता भी है कि आहार नाल जो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है। गुहा से शुरू होता है और मल द्वार को जाके आहार नाल जो ये खत्म हो जाता है। और इसकी लंबाई फीट में कितनी हो जाएगी 20 फीट, 20 फीट नहीं 20 फीट 22 फीट 22 फीट होना चाहिए, 22 फीट होना चाहिए, 20 से 22 फीट ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर के किस भाग में जो है ना अंकुर मौजूद होते हैं। अंकुर मतलब होता है बिल्ली जो है मौजूद होते हैं। ये छोटी आंत में जो अंकुर जो है क्या होती है मौजूद होती है। आगे बताएगा रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। स्फीग्नोमेट्रोमीटर का उपयोग जो है ये किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है पाचक एंजाइम ये लार में पाया जाता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा। एंट्रिया काइनेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज और एमाइलेज। एमाइलेज जो है कहाँ पाया जाता है, ये लार में पाया जाता है।
और एक क्वेश्चन जो शिक्षक भर्ती में से पूछा गया था कि एमाइलेज जो है ना ये पाचक के एंजाइम लाल में पाया जाता है और इसी के साथ साथ जो एमाइलेज स्टार्च पॉलीसेकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट के बंधन में सरल शर्करा को अवशोषित करके आसान और जिम्मेदार बना देता है ताकि भोजन जो है आसानी से मुंह में लड़ा जाता है, जो कि इस एंजाइम का मुख्य काम हो जाएगा। चलिए आगे बता देगा निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी जो है यह हो जाएगी। तो ये जो शाकाहारी हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा छोटी आंत किसका होता है, गाय का हो जाएगा। ऑप्शन बेस्ट है बाघ, मनुष्य, शेर और गाय। क्या हो जाएगा, गाय होता है। गाय से बड़ा किसका होता है, खरगोश। शाकाहारी का ही बड़ा होता है, मांसाहारी का छोटा होता है। अगर गाय ऑप्शन में है, खरगोश है तो क्या हो जाएगा, खरगोश भी ले सकते हैं। अपना मीडियम में है। चलिए आगे बता जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि साइंस के सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बता दिया निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन एंजाइम जो है हो जाएगा, HCl हो जाएगा। उसके बाद एड्रीनोकाइनेज, माल्टेज और पेप्सिन। ये पेप्सिन जो हो जाएगा ना, जो कि आपको आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम जो है यह हो जाएगा। जो आपको होमवर्क दिया गया था साइंस बुक में, जो कि ये बुक देख सकते हैं, RRI पब्लिकेशन का इतना मोटा बुक है, जो यूथ पब्लिकेशन का बुक है और इसी द्वारा यूज करा जाता है। अब इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर जो उसको कराने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा जो कि करंट अफेयर आज का हो जाएगा, आज जो होमवर्क था उसका हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुभारंभ किया है? राजस्थान के द्वारा जो स्टार्ट किया गया। ठीक है, हाँ उत्तर प्रदेश, सॉरी यूपी में, केंद्र शासित प्रदेश में कौन हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बताएगा भारत और किस देश ने केंद्रीय बैंकों में UPI NPI को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। UPI भारत का हो गया और NPI NPS नेपाल पेमेंट इंटरफेस होता है, ये कहाँ हो जाएगा, नेपाल। UPI और NPI जो जुड़ा है किसके साथ जुड़ा है, भारत और नेपाल के साथ जुड़ गया है। चलिए आगे बता देना क्वेश्चन हो जाएगी फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान फुटबॉल टीम में कौन सा स्थान रहा है? 117वें स्थान पर, 117वें स्थान पर चला गया। यहाँ फुटबॉल उतना कोई खेलता नहीं है, यहाँ क्रिकेट में एक नंबर पर है, बाकी क्रिकेट में राजा है भारत अपना, रोहित शर्मा उसका कप्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कोमारुवेली रेलवे स्टेशन इसका आधारशिला कहाँ रखा गया है? ये कोमारुवेली का, ये आप वो सिक्किम में सांगो रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना। और ये तेलंगाना में इसका रखा गया है। कोमा नाम से भी लगता है, कोमा नाम से इसका स्पष्ट हो जाएगा। कोमा रुबेली जंक्शन स्टेशन जो है कहाँ रखा गया है? ये तेलंगाना में रखा गया। और सिक्किम में जो है ना मोदी जो रखा गया रांगपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए आगे बता दें किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ग्रीस बनाया है। फ्रांस भी बना चुका है, थाईलैंड भी बना चुका है और ये ग्रीस भी जो है बना चुका है। नेपाल भी जो है, मतलब समलैंगिक मतलब समझते हैं ना, अपने में एक बार खोल लीजिए। हाँ वही पुरुष में, महिला में जो है उसी को समान लिंग वाले जो है ना एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ग्रीस द्वारा जो है कर दिया गया है। एगो नहीं वायर होता है, बार होते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपकरण लॉन्च करेगा? जापान जो, और मलबा मुक्त कब तक कर देगा? 2030 तक जो है मलबा मुक्त करेगा। मलबा को उठाने के लिए कौन सा देश उपकरण छोड़ेगा? ये नेपाल में कचरा ढोने वाला यंत्र छोड़ रहा है, माउंट एवरेस्ट को छोड़ रहा है। आगे बता देगा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जो थे ये कल्की धाम मंदिर का आधारशिला कहाँ रखे? उत्तर प्रदेश में रखे, उत्तर प्रदेश में रखे, कल्की धाम मंदिर का जो आधारशिला रखे हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि AI पासवर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जो है कौन जीता है? ये भारत जीता है। कौन सा जीता है? भारत जीता है। सुधीर जी ये क्वेश्चन आपके लिए है, किस देश में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया? ये कतर में जो है रिहा कर दिया गया। वहाँ जो है ना पकड़ा गया था जो भारतीय सैनिक, उसको वहाँ जो है कतर के सरकार के द्वारा जो है वो आज क्या करते थे, फांसी की सजा सुना दिया गया था। लेकिन यहाँ से टर्निंग लगा के जो है उसको रिहा करवा दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है ना कहाँ की सरकार के द्वारा जो है ना ये मंजूरी दे दी गई है? असम सरकार के द्वारा मंजूरी जो है वो दे दी गई है। चलिए आगे बताएगा शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? फ्रांस का। शशि थरूर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है ये देश में सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए हैं? जम्मू कश्मीर में किए, सुरंग वाला हो जाएगा। तो और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? माल्टा। प्रागवा पहले हुआ था 99 का था, उसके बाद ये आया है माल्टा, उसका 101वें क्रम का नेपाल बन गया ना, ऊपर बन गया है नेपाल बन गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि जो है
ये 15,000 से बढ़ा कितना कर दिया गया है, 25,000 जो है ये कर दिया गया। ठीक है, और आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार की राशि कितनी कर दी गई है, 15 लाख। पहले 10 लाख मिलता था दादा साहब फाल्के में, अब कितना हो गया है, 15 लाख। लेकिन जो शॉर्ट पहले 10 लाख मिलता था, लेकिन अब जो आता है ना शॉर्ट वाला, जो कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, उसमें देखिए 10 लाख लिखा हुआ था। तो उसकी राशि जो बढ़ा कितना कर दिया गया है, 15 लाख। 70वें क्रम में दादा साहब फाल्के किसको दिया गया है, 15 लाख रुपया दिया गया, समझे ना, 15 लाख। स्वर्ण चलिए, हाँ स्वर्ण कमल भी देता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, पीपल का पत्ता अगला क्वेश्चन बता जाएगा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है। तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है स्वयं योजना जो है ये लॉन्च किया गया है। जो होमवर्क दिया गया था उसके तहत पूरे क्विज में खत्म कर दिया गया है। और आप लोगों को देखने को यह भी मिल रहा होगा कि दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, जो भी साथी जो यहाँ रेगुलर आते थे, जो 99% साथी जो है घर चले गए, बाकी 0.001% जो है साथी अभी क्विज करवा रहे हैं। जो ही साथी उसी के द्वारा क्विज करवाया था, लेकिन जो एग्जाम को देखते हुए जो साथी अपने आप में झाड़ू बने हुए हैं, उनके लिए मैं सदा नतमस्तक हूँ। पर साथ ही अपनी अक्षमता और अभाव के लिए त्रुटियों के साथ लज्जित भी हूँ। जो भी गलती होगा उसको अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी उम्मीद किया जाता है कि गलती न के बराबर हो, और जो भी होमवर्क दिया था उसको पढ़ के आगे ये उसके बाद कुछ जो हो सुना कीजिएगा। तो जो होमवर्क के साथ जो सीरीज था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही हमारे चैनल को सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।